हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अपकिरण के माप। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि अपकिरण के माप। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपकिरण या डिस्पर्जन होता क्या है, मीनिंग क्या है। तो अगर डेफिनेशन की जहाँ तक बात है, इट रेफर्स टू द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द आइटम वेरी अमंग देमसेल्व्स और अराउंड सम एवरेज, यानी कि किसी सेट ऑफ डाटा या किसी सीरीज़ के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी टर्म्स हैं, आइटम्स हैं, वो कितना एक दूसरे से वेरी करती हैं, अमंग देमसेल्व्स यानी एक दूसरे से कितना वेरी करती हैं, एंड किसी एवरेज से, कोई भी सेंट्रल वैल्यू से, जो भी उस सीरीज़ की सेंट्रल वैल्यू है उससे वो कितना वेरी करती हैं, कितना डिफ़र करती हैं, उसका फैलाव कितना है, उस फैलाव के माप को हम डिस्पर्जन कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो ये किसी भी सीरीज़ में, किसी भी डाटा के अंदर जो आइटम्स हैं उनमें कितनी वेरिएशंस हैं और उन वेरिएशंस का फैलाव कितना है, उसका एक माप होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो दो सिचुएशन में देखते हैं। वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स, यानी कि जो आइटम्स हैं, जो डाटा है सीरीज़ के अंदर, उनमें खुद में कितना वेरिएशंस है, एंड जो कोई भी एवरेज है या सेंट्रल वैल्यू है उससे कितना वेरी करती हैं। सेंट्रल वैल्यू जैसे हमारी मीन, मीडियन, ठीक है, किसी भी सीरीज़ की मीन है, मीडियन है, उससे जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल आइटम है, वो कितना डिफ़र करती है, उसका एक्सटेंट कितना है, फैलाव कितना है, उसको हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो किसी भी सीरीज़ के अंदर जो वेरिएशन है उसका फैलाव कितना है, उसका माप होता है। ठीक है, तो अब जो डिस्पर्जन है उसकी डिग्री कितनी होती है, यानी कि उसका जो माप है वो कितना हो सकता है, कम ज़्यादा क्या हो सकता है। तो जो डिग्रीज़ हैं डिस्पर्जन की वो 3 हो सकती हैं। 0 डिग्री यानी कि कोई भी डिस्पर्जन नहीं है, 0 डिग्री मीन्स नो डिस्पर्जन। ठीक है, नो डिस्पर्जन का मतलब क्या होगा कि उस सीरीज़ के अंदर जो आइटम्स हैं उनमें कोई भी वेरिएशन ही नहीं है। ठीक है, हाई डिग्री, लो डिग्री। अब इन तीनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ से हम ज़्यादा इजीली इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि ये क्या होता है। तो हमने ये 3 सीरीज़ ली हैं। सीरीज़ 1 के अंदर जो हमारे पास आइटम हैं वो हैं 10, 10, 10, 10, 10। सीरीज़ 2 के अंदर जो हमारे पास आइटम हैं वो हैं 8, 9, 10, 12 एंड 11। सीरीज़ 3 के अंदर हैं 1, 46, 1, 1 एंड 1। ठीक है, तो अगर हम एक बिल्कुल सिंपल सी एवरेज को ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एवरेज को लेकर के चलते हैं, मीन से सिंपल कोई एवरेज हो ही नहीं सकती। तो अगर हम इन तीनों सीरीज़ के अंदर देखें, मीन निकालते हैं तीनों सीरीज़ का, तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x डिवाइड बाय n।
ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सीरीज़ का सम करना होगा। तो समीशन x क्या आ जाएगा यहाँ पर 50। इसका भी अगर आप टोटल करेंगे तो 50 ही आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि हम इजीली समझ पाएँ कि क्या मतलब है इसका। यहाँ पर भी आप टोटल करेंगे तो 50 ही आएगा। तो आप तीनों सीरीज़ के अंदर जब मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर भी x मीन 10 ही होगा और यहाँ भी x मीन 10 ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ डिस्पर्जन लेती हूँ, वेरिएशन लेती हूँ अराउंड मीन के अराउंड अगर हम देखते हैं कि एक सीरीज़ कितना वेरी कर रही है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि सीरीज़ 1 के अंदर हर वैल्यू मीन के इक्वल है, ठीक है। 10 10 10 10, कोई वेरिएशन नहीं है, मीन भी सेम है। इट मीन्स इस सीरीज़ के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है, यानी यहाँ पर ज़ीरो डिस्पर्जन है। यहाँ पर क्या है लर्नर्स, ज़ीरो डिस्पर्जन है, क्योंकि कोई वेरिएशन ही नहीं है। वेरिएशन होगी तो ही हम उसको मेज़र करेंगे, तो ही डिस्पर्जन होगा, तो वहाँ है ही नहीं। सेकंड सीरीज़ के अंदर सीरीज़ 2 में अगर आप देखेंगे तो मीन हमारा कितना है, 10 है, और जो वैल्यूज़ हैं आप देखेंगे कि 8 9 10 12 11 10 के अराउंड ही हैं, ज़्यादातर आसपास हैं, एक कम है या दो कम है, या एक ज़्यादा है दो ज़्यादा हैं। इट मीन्स यहाँ पर वेरिएशन बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएशन क्या है, बहुत कम है। इट मीन्स यहाँ लो डिस्पर्जन है, ठीक है। और थर्ड सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मीन कितना है हमारा 10 है, और आप वैल्यूज़ देखिए 1 46, तो कितना सीरीज़ के अंदर इटसेल्फ कितना वेरिएशन है देमसेल्व्स, मतलब जो आइटम्स हैं इनमें ही कितना वेरिएशन है, एक 1 है और एक 46 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। और अगर हम मीन के अराउंड भी देखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इट मीन्स यहाँ पर हाई डिस्पर्जन है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आएगी, हमने यहाँ बात की कि मीन के अराउंड हम लेंगे या किसी भी सेंट्रल वैल्यू के अराउंड हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि डिस्पर्जन को अगर आपने समझना है तो आपको सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू, इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, यानी कि ये डिस्पर्जन का बेस है। तो अगर आपने अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं हमारी या एवरेजेस होती हैं, उनके बारे में नहीं अभी पढ़ा है, तो मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, जहां से आप सेंट्रल वैल्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं, मीन मीडियन मॉड, उनके बारे में जान सकते हैं। और भी सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनके सब का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ें, उसके बाद आप इसको ईजीली समझ पाएंगे। तो अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सेंट्रल वैल्यू जब हमने निकाली थी तो वहाँ पर भी हमने एक कंसेप्ट वहाँ पर भी हमने किया था डिफरेंस वाला। वो क्या था, हमने लिए थे डेविएशंस, ये वर्ड हमने वहाँ पर यूज़ किया था। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ हमने क्या किया था, x माइनस एक्स मीन, ये हमारा डिस्पर्जन डेविएशन था, जिसको हमने स्मॉल x नाम दिया था। तो डेविएशन क्या है और फिर डिस्पर्जन इससे कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो डेविएशन तो हम क्या लेते हैं, हर एक वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से कितनी अलग है, वो एक एक वैल्यू की बात है, इंडिविजुअल है। यहाँ पर डिस्पर्जन के अंदर हम क्या करेंगे लर्नर्स, यहाँ हम ओवरऑल पूरी सीरीज़ के अंदर जो डेविएशंस हैं, जो वेरिएशंस हैं, उनका एक्सटेंड कितना है, उनका फैलाव कितना है, उसको मापेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, हम वेरिएशन के एक्सटेंट को मेज़र करने की कोशिश करेंगे। तो बस डेविएशन और डिस्पर्जन के अंदर ये डिफरेंसेस होते हैं।
कि यहाँ हम इंडिविजुअली हम देख रहे हैं और यहाँ पर हम पूरे सेट ऑफ डेटा या पूरी सीरीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में कितनी वेरी कर रही हैं या किसी सेंट्रल वैल्यू से वो कितनी वेरी कर रहे हैं, उनका फैलाव कितना है, उसके माप को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। अब बात करेंगे कि मेजर्स कितने हैं डिस्पर्सन के। ठीक है, तो अगर हम डिस्पर्सन के मेजर्स की बात करें तो जो डिस्पर्सन के मेजर्स हैं उसकी दो कैटेगरी हैं, यानी आप कह सकते हैं कि दो तरह के हैं। एक है हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरे हैं रिलेटिव मेजर्स। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स हैं हमारे एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। सेम यूनिट से मतलब क्या है कि जिस इकाई के रूप में उसका मापन हो रहा है या जो डाटा है वो सपोज करो किलो में है या लीटर में है या मीटर में है। ठीक है, तो उसी फॉर्म में ही जो डिस्पर्सन होगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, अगर कोई सीरीज़ हमारे पास सपोज करो पेट्रोल की कंजप्शन की है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि लीटर में है पेट्रोल का कंजप्शन, तो वो क्या आएगा, आपका जो डिस्पर्सन आएगा वो भी लीटर में आएगा। अगर आप सपोज कीजिए कि प्रोडक्शन है, वीट का प्रोडक्शन है और अगर वो क्विंटल में है या टन्स में है, तो जब उसका डिस्पर्सन आएगा तो वो भी किस में आएगा, क्विंटल या टन्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यूनिट होती है। और ये मेजर्स जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो अब फर्क क्या है, दूसरी तरफ हमारे रिलेटिव मेजर्स हैं। जो रिलेटिव मेजर्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम यूनिट। रिलेटिव मेजर्स आर फ्री फ्रॉम ये यूनिट से फ्री होते हैं। ठीक है, आप यूनिट से फ्री कहें या हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं हमारे दे आर एक्सप्रेस्ड इन सम रेशोस। ठीक है, सब रेशो के रूप में होते हैं। सपोज करो जैसे हम कहें 0.5, 0.8, तो ये कोई यूनिट नहीं है, जस्ट अ नंबर। ठीक है, या फिर ये क्या होते हैं, परसेंटेज में होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों तरह के मेजर्स में डिफरेंस क्या है। अच्छा, जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं हमारे वो होते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजर में रेंज है, तो रिलेटिव मेजर में क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट मेजर में हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन है, तो रिलेटिव मेजर में क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ अगर हमारे पास मीन डेविएशन है तो यहाँ है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हमारे पास है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर यहाँ वेरिएंस है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएशन। ठीक है, तो चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर उनके कॉफिशिएंट निकल रहे हैं जो मेजर्स हमारे यहाँ पर है। अब बात आती है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं, एक तरह से मेरिट डिमेरिट भी कह सकते हैं आप इन दोनों के अंदर, कि यहाँ पर क्या है कि अगर दो सीरीज़ हैं हमारी, एक सीरीज़ है जैसे वीट का जो प्रोडक्शन है हमारा वो तो हमारा है क्विंटल्स के अंदर, ठीक है, या टन्स में है, क्विंटल्स में है। ठीक है, क्विंटल्स हैं या फिर टन्स में हैं। और दूसरी तरफ सपोज करो क्लोथ है, क्लोथ का प्रोडक्शन हमारा क्या है, मीटर्स में है। ठीक है, तो हम दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक सीरीज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट एक सीरीज़ तभी कंपेयर होगी अगर ये टर्म्स में है और दूसरी भी टर्म्स में है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं।
कि उनमें डिस्पर्जन में कितना डिफरेंस है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर यूनिट्स अलग अलग हो जाती हैं तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी यूनिट क्यों ना हो, किसी भी आइटम की, किसी भी सीरीज़ की मेज़रमेंट की कोई भी यूनिट क्यों ना हो, हर एक सीरीज़ का हमने निकालना क्या है, कोफिशिएंट निकालना है। चाहे वो रेंज निकाल रहे हैं तो रेंज का कोफिशिएंट है, मीन डेविएशन है तो उसका कोफिशिएंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका कोफिशिएंट है। तो हर एक का जो कोफिशिएंट है वो कैसे आएगा, रेशो में होगा तो 0.5 है, 0.62 है, 0.89 है, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। और परसेंटेज है तो हम कहेंगे 35% आ गया, 62% आ गया, 20% आ गया। तो हम चाहे वो मेज़रमेंट उनकी किसी भी यूनिट में हुई हो, हम उनको बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों मेजर्स के अंदर ये डिफरेंसेस हैं। कमिंग वीडियोस के अंदर हम इन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ कि कैसे हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये सारे मेज़र्स हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के, इनमें जो मेज़र्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या जिसको बेस्ट मेज़र के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। दोनों ही जो हैं वो कार्ल पियर्सन के दिए हुए हैं। तो ये तो बात हो गई डिस्पर्जन के दो तरह के मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नीड क्या है, या इम्पॉर्टेंस या यूटिलिटी, हमें ज़रूरत क्या है डिस्पर्जन की, क्यों करना है, क्यों निकालना है हमें, वेरिएशंस का जो स्प्रेड है उसको मापना क्यों है, क्या ज़रूरत क्या है उसको मापने की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम डिस्पर्जन से ये चेक कर पाते हैं, ये डिटरमाइन कर पाते हैं, निर्धारित कर पाते हैं कि जो कोई भी सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू क्या, जो भी मीन, मीडियन या जो भी हमने उसकी सेंट्रल वैल्यू निकाली है, वेदर ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, व्हाटएवर, कोई भी हमने सेंट्रल वैल्यू निकाली है, वो कितनी रिलायबल है, कितनी विश्वसनीय है, उसको जांचने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, कैसे हम रिलायबिलिटी से क्या मतलब है, क्वेश्चन आता है कि रिलायबिलिटी से क्या मतलब है। तो इसमें हम वापस अपनी उस सीरीज़ पर चलते हैं जो हमने अभी 3 सीरीज़ ली थी। तो इसमें आप देखेंगे कि सपोज करो कि ये मान लीजिए कि कोई प्लेयर है और ये उसकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, ठीक है। 3 अलग अलग मैचेस के अंदर उसने एक बार 10 स्कोर किए हैं, मतलब 3 अलग अलग मैच या अलग अलग टाइम पीरियड्स ले लिए। एक साल में उसकी जो परफॉर्मेंस रही वो ऐसी रही कि हर मैच में उसने 10 का स्कोर किया। सेकेंड ईयर के अंदर उसने हर मैच के अंदर जो स्कोर किया वो 8, 9, 12, 10, 11 इस तरीके से किया। और एक तीसरे साल के अंदर उसने जो स्कोर किया वो किया 146, 111 इस तरीके से। तो आप क्या कहेंगे कि वो कहाँ ज़्यादा रिलायबल रहा, जहाँ पर डिस्पर्जन क्या है, कम, वेरिएशन। यहाँ पर हम उस प्लेयर के ऊपर कितनी विश्वसनीयता है हमारी कि वो हमें कोई मैच जिता सकता है। एक मैच में चला तो सेंचुरी लगा दी, ठीक है, और नहीं चला तो ख़त्म काम। तो वो रिलायबल नहीं होगा, वो प्लेयर जो है वो रिलायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हमें निकाल ही लाएगा इस मैच के अंदर। तो अगर डिस्पर्जन हाई है, इट मीन्स रिलायबिलिटी कम है। वो जो हमारा जो ये हमारी ये है सेंट्रल वैल्यू है, ये एक्चुअल चीज़ नहीं बता रही है, तो इसका भी 10 मीन तो 10 ही आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। बट दिस सेंट्रल वैल्यू इज नॉट सो मच रिलायबल। ये बता तो 10 रही है उसकी एवरेज, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। जबकि यहाँ पर क्या है कि उसकी एवरेज 10 है, मीन 10 है, और उसकी परफॉर्मेंस भी क्या है, उसके आसपास ही है।
एक आध कम ज़्यादा बना रहा है बट वो उतना तो बनाएगा ही बनाएगा। तो उस हद तक हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर तो परफेक्ट ही है कि वो 10 बनाएगा तो बनाएगा ही 10, ना उससे कम ना ज़्यादा। तो यहाँ तो डिस्पर्जन है ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से एक आउट ऑफ द सिलेबस एक बात, आपने अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखे होंगे तो जो द्रविड़ हुआ करते थे, एक प्लेयर, बहुत बढ़िया प्लेयर, उनको रिलायबल बैट्समैन कहा जाता था। रीज़न कि उनका जो एवरेज था वो ज़्यादातर उसके आसपास ही स्कोर करते थे। ऐसा नहीं है कि कभी सेंचुरी नहीं लगाई, बट उनका ये था कि उतना तो, अगर उनकी 45 है एवरेज या 50 है एवरेज, तो वो 40 तो बना ही देंगे। बनाने को सेंचुरी भी बनाएंगे बट उसके आसपास तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो उन्हें मोस्ट रिलायबल बैट्समैन कहा जाता था क्योंकि वो अपने उस एवरेज के आसपास परफॉर्म ज़रूर करते थे, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो कि डिटरमाइन द रिलायबिलिटी, हम जान पाते हैं कि जो हमारा डेटा है या जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है वो कितनी रिलायबल है। हम 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ये हमने अभी बात की थी। फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर की है कि कोई जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है, या तो बहुत बढ़िया ही हो रहा है या बिल्कुल ख़राब ही हो रहा है, तो इट मीन्स कि उस जो कंपनी है, उस जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको और बढ़िया लाने की ज़रूरत है कि इतना तो वो परफॉर्म करेगी ही करेगी, इतना तो वो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प है। तो डिस्पर्जन देखा जाता है कि कितना ज़्यादा है, तो उस डिस्पर्जन को कम करने की कोशिश की जाती है। यानी क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा कि डिस्पर्जन को कोशिश की जाए कि वो कम आए, ठीक है, एक एवरेज के हिसाब से वो परफॉर्म करे। फॉर अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, और बहुत सारे ऐसे जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के फॉर्मूले से हम कॉरेलेशन निकालते हैं। तो और भी बहुत सारे मेजर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल डिस्पर्जन, यानी कि एक अच्छे डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यानी कि हम किसे एक अच्छा डिस्पर्जन मेज़र कहेंगे कि वो बढ़िया है, अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो वो क्या है हमारा, कि क्या प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, गुण क्या होने चाहिए उसके। शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, कि जो एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए, यानी कि हम उसको आसानी से समझ सकें, ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। सिंपल टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी तो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसे कम यूज़ किया जाएगा। यूनिकली डिफाइन, उसको मतलब एक यूनिक तरीके से उसको क्या किया जा सके, परिभाषित किया जा सके, यानी कि हम एक परिभाषा दे सकें कि ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, या ये रेंज होती है, या इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये मीन डेविएशन है। तो वो यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, एक ऐसा डिस्पर्जन मेजर होना चाहिए जिसमें लगभग सभी ऑब्जर्वेशंस का हम प्रयोग करें किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अगर सबका जब जिस भी डिस्पर्जन में या इवन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी जो सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, तो वो सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए। नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, कोई भी, चाहे वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो या सेंट्रल टेंडेंसी हो, सेंट्रल वैल्यू हो, वो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब लोवेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू, उनका ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि एक जैसे अगर कोई सीरीज़ है उसमें एक वैल्यू बहुत छोटी है, 1 है, और एक 50,000 है, तो नेचुरली इनमें से किसी ना किसी एक का इफेक्ट उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। और बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट कम होना चाहिए।
उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सबका इक्वल एक तरह से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जो आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स हैं उसके वो कैपेबल होना चाहिए, ताकि उससे आगे हम अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल मैथड्स लगा करके फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम उसको यूज़ करना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वो योग्यता उस मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर होनी चाहिए। अगर किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक अपकिरण का एक अच्छा माप कहा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम केवल थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इतना ही हम इसमें करेंगे। कमिंग वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी ये जो हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की हमने बात की है, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से रेंज निकाली जाती है या ये निकाला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।